चलो ठीक है। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है ना। ह्यूमन आई और हमारा क्या कलरफुल वर्ल्ड के बारे में हम लोग इस अभी पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले इसमें हम तुम लोग को कॉन्सेप्ट दिए होंगे कि कोई भी चीज़ को हम लोग देख कैसे पाते हैं, कैसे देखते हैं, देखने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ऑब्जेक्ट, सबसे पहले एक लुमिनस ऑब्जेक्ट चाहिए ना। दूसरा चीज़ लुमिनस ऑब्जेक्ट के अलावा क्या चाहिए गुडो, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, कहाँ पे जाएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, फिर वहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारा आई में क्या होगा, इंटर करेगा। ठीक है, आई में इंटर करके किसके थ्रू इंटर करता है, आई में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बाहर का लेयर को क्या बोलते हैं, कॉर्निया ना। कॉर्निया सबसे बाहर का लेयर होता है। उसके बाद इरिस, इरिस क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट कितना इंटर करना है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और इरिस के अंदर में क्या रहता है हमारा, क्रिस्टलाइन लेंस, प्यूपिल। हाँ, प्यूपिल के थ्रू इंटर करता है। क्रिस्टलाइन लेंस होता है जो कि फोकस को क्या करता है, चेंज करता है। फिर हमारा इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना में। रेटिना में कैसा इमेज बनता है, हम लोग पढ़े थे, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, फिर उसको ब्रेन क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेट करता है, और फाइनली देता है किसको, फाइनली ब्रेन को सेंड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, जिसको कि इंटरप्रेट करता है हमारा ब्रेन और सीधा के फॉर्म में हम लोग को दिखाता है। ठीक है, स्टेप से हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज़ एक बताएंगे, कोई भी चीज़ का कलर जैसे कि दिखाई दे रहा है, कि अगर कोई चीज़ रेड ही कलर का दिखाई दे रहा है तो वो रेड ही कलर क्यों दिखाई दे रहा है, क्या क्या बताया था, कुछ याद आ रहा है। जैसे कि कोई सब्सटेंस, जैसे कि हमारा बेंच है। ठीक है, बेंच का कलर हमको ब्लू ही क्यों दिखाई दे रहा है, हो सकता है ये ब्लैक भी दिखाई देना चाहिए था। क्या जी, माइंड में तो सवाल आता है ना कि लाइट यहाँ से पड़ा, इसका कलर ब्लू ही क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें एक फिनोमिना तुम लोग को बता रहे हैं, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम का। क्या जी का, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे कि हमारा वाइट लाइट है वो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वाइट लाइट कितना कलर से मिलकर बना हुआ होता है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से। ठीक है, वीव की ओर जो कि हम लोग पढ़ेंगे या फिर पढ़ा दिए हैं तुम लोग शायद ना, प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट कराया ना। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, कुछ बहुत कलर, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कि ये कुछ पर्टिकुलर कलर को का लाइट को, मतलब एक कलर का रेडिएशन को, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, और कुछ पर्टिकुलर कलर को क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, ये इस मटेरियल का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जैसे कि ये ब्लू दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये जो मटेरियल, जिस मटेरियल से ये बना हुआ है, ठीक है, इस मटेरियल का ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्लू कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी कलर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि जो वाइट लाइट हम तक से आ रहा है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमन आई के बारे में यहाँ पे पढ़ना था, जो कि हम पढ़ा चुके थे। बस क्विक में रिकेप करा देते हैं। ह्यूमन आई में बेसिक क्या क्या चीज़ होता है, सबसे बाहर का लेयर को क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के बाद हमारा अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर करता है उसको कंट्रोल करता है इरिस। ठीक है, ठीक, और लाइट किसके थ्रू इंटर करता है, प्यूपिल के थ्रू। ठीक है, इरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, और इसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ रहता है उस लिक्विड को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इसके बाद अंदर में हमारा एक कन्वेक्स लेंस रहता है। ठीक है, जिसको क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, जिसका क्रिस्टलाइन लेंस का थिकनेस को चेंज करता है, मतलब फोकल लेंथ को चेंज करने के में हेल्प करता है कौन, सिलेरी मसल्स। कौन हेल्प करता है, सिलेरी मसल्स। फिर फाइनली इमेज कहाँ पे आता है, रेटिना में। ठीक है, रेटिना में फोटो सेंसिटिव सेल्स रहता है जो कि लाइट को क्या करता है, सेंस करता है। कहने का मतलब लाइट का जो लाइट आ रहा है उसका कलर क्या है, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, और ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में भेजने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये एक ये जो लिक्विड है इसको विट्रस ह्यूमस बोलते हैं, और बाहर जो वाला जो लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमस। ठीक है, और ये जो एरिया है यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनता है, इसको ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे नहीं बताया गया है, ठीक है, लेकिन पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या पढ़े थे, ये हम लोग अभी बता चुके तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अभी जितना पार्ट्स देखे उसमें से अगर किसी भी पार्ट में अगर डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो
मतलब कहने का मतलब कोई भी पार्ट अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, सपोज जो अमाउंट ऑफ लाइट इंटर कर रहा है आँख में, उसको अगर कोई अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पा रहा है तो सही मात्रा में आँख में लाइट नहीं जाएगा, तो ज़्यादा लाइट इंटर कर जाएगा, तो इससे जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होगा वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। या तो हम लोग ज़्यादा अगर मोबाइल देख रहे हैं सपोज सामने से, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारा सिलेरी मसल ज़्यादा स्ट्रेच लॉन्ग टाइम तक रह रहा है, तो फिर बाद में डी स्ट्रेस्ड मतलब अपना फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो इसके एबिलिटी के कारण भी हम लोग को अच्छे से दिखाई नहीं दे सकता, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के कारण हम लोग का आई में क्या हो सकता है, कुछ भी मेल फंक्शन हो सकता है, अच्छे से काम नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसमें हम लोग बताए थे हमारा आँख लेंस का एबिलिटी, उसके पावर को, उसके फोकल लेंथ को क्या करने का, एकोमोडेट करने का जो एबिलिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स में जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है वो मिनिमम जो नियरेस्ट पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर, याद रखना कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और इसका जो फार पॉइंट है, क्या पॉइंट, फार पॉइंट, वो क्या है, इन्फिनिटी। ये सब चीज़ को याद रखना है, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। हम लोग बेसिकली कितना टाइप का डिफेक्ट के बारे में देखे थे, 3 डिफेक्ट, ठीक है, पढ़ा चुके ना ये सब, ठीक है। पहला डिफेक्ट क्या था, मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा प्रेस बायोपिया। मायोपिया क्या होता है और क्यों होता है इसको समझना है, ठीक है हिमांशु बाबू। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया इज द फिनोमिना ना, या फिर मायोपिया एक टाइप का क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है, इन विच अ पर्सन इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, सामने का ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहा है लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को देखने में उसको डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, ठीक है, बट अनेबल टू सी दी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। सामने का चीज़ क्लियरली देख पाता है लेकिन दूर का चीज़ क्लियरली देख नहीं पाता। तो ये डिफेक्ट क्यों होता है, देखो मायोपिया को नियर साइडनेस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, मायोपिया को नियर साइडनेस भी बोलते हैं, ठीक। इसमें सामने का चीज़ को आदमी देख पाता है, दूर का चीज़ को नहीं देख पाता है, ठीक है। कहने का मतलब कुछ मीटर तक उसको क्लियर दिखाई दे रहा है, उससे दूर का तुम पढ़वाओगे वो पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये डिफेक्ट क्यों होता है, तो इसका रीजन बताया गया था। क्या क्या रीजन था बाबू, सबसे पहला देखो, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो देखो जनरली बच्चा लोग जब ग्रोइंग स्टेज में होता है तो उसका आई का साइज थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके होता ये है कि रेटिना थोड़ा सा पीछे चला जाता है, ठीक है। तो रेटिना पीछे चला जा रहा है लेकिन उसका एक्चुअली में रेटिना जहाँ पहले था वहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इमेज पहले ही बन जाता है और रेटिना थोड़ा सा पीछे चल जाता है। तो ये पहला रीजन है कि क्या हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का कर्वेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और दूसरा होता है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, सॉरी एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस मतलब वो जो हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये दूसरा वाला हम आई बॉल वाला जो भी बोले वो दूसरा पॉइंट था, ठीक है। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो जैसे कि बच्चा लोग क्या करता है, जनरली मोबाइल देखता है, मोबाइल जब देखता है तो उन लोगों का जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो ऐसे थिक हो जाता है, ठीक है, उसका कर्वेचर क्या हो जाता है, एक्सेसिव हो जाता है। तो जब वो दूर का चीज़ को देखना चाह रहा है तो उसको क्या होना होगा, उसको फोकस दूर में करना होगा, दूर में फोकस करने के लिए क्या होना होगा, पतला होना होगा, ठीक है। उसका जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसको पतला होना होगा, तो वो पतला नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहने का मतलब उसका सिलेरी मसल्स प्रॉपर स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, ठीक है, जितना करना चाहिए, ठीक है। तो उससे होगा ये कि ये अपना फोकस, ये जो है रेटिना में फोकस नहीं कर पाएगा। रेटिना में अगर फोकस नहीं किया तो इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रीजन है, पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस ज़्यादा फूल जाता है, दूसरा है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, जो हमारा आँख का साइज है वो क्या होता है, ग्रोइंग स्टेज में बढ़ जाता है। यही हम फर्स्ट पॉइंट जो बता रहे थे वो सेकंड है इसमें लिखा हुआ, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इमेज सामने बन रहा है उसको क्या कराना होगा, डाइवर्स कराना होगा। तो डाइवर्स कराने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कनकेव लेंस, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस, ठीक है। फिर दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आदमी को सामने का चीज़ दिखाई क्लियरली नहीं देगा और दूर का चीज़ पूरा अच्छे से दिखाई देगा। अब ये क्यों होता है भाई, क्यों होता है, तो इसका रीज़न है देखो, दिस डिफेक्ट अराइज बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। मतलब देखो जो लोग सामने का चीज़ जल्दी ज़्यादा मोबाइल कुछ चला नहीं रहा, किताब उताब पढ़ने का जिसको आदत नहीं है, ठीक है, वो मैक्सिमम दूर का चीज़ ही देखता है और सामने का चीज़ से उसको मतलब लेना देना नहीं रहता है। ये जनरली एजेड पर्सन में होता है, देखना एजेड जो दादाजी लोग रहते हैं उन लोगों को दूर का चीज़ अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन सामने में किताब पढ़ना होगा तो ऐसे करके देखेगा थोड़ा दूर करके, ठीक है, सामने की चीज़ अच्छे से उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये
क्या क्यों होता है, क्योंकि इन लोग का जो फोकल लेंथ है, आई का जो फोकस करने का जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो दूर चला जाता है। मतलब नियर पॉइंट थोड़ा सा क्या चला जाता है, फार चला जाता है। मतलब जो सामने देखने का हम लोग का कैपेसिटी है 25 सेंटीमीटर का, वो 25 सेंटीमीटर से कुछ दूर चला जाता है। इसके कारण सामने का चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दूसरा रीजन है आईबॉल। एज के साथ क्या होता है, सिकुड़ जाता है, आईबॉल का साइज थोड़ा सा घट जाएगा, और घटेगा तो क्या होगा, रेटिना जहाँ पे है उससे रेटिना थोड़ा सा आगे हो जाएगा। तो इसमें इमेज जो होता है रेटिना के पीछे बनता है। इमेज कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे पीछे बन रहा है, तो इसको और कन्वर्ज करने का जरूरत है। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कन्वेक्स लेंस। तो देखो ये नॉर्मल आई है, ये है हाइपरमेट्रोपिक का है, और इसमें कन्वेक्स लेंस डाल दिए तो हमारा क्या बन गया, क्या बन गया, हाँ, ये हमारा हाइपरमेट्रो की आई को करेक्ट कर दिए, समझा ना, ये करेक्टेड हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सिलेरी मसल्स है, ठीक है, वो अपना कैपेसिटी को लूज कर देता है, ना स्ट्रेच हो पाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रेच होने का पूरा कैपेसिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है। जिसके कारण क्या होता है कि जैसे कि समझो कि हमारा जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर दूर का चीज़ को फोकस कर पा रहा है, ठीक है। अब तुम जब सामने का चीज़ देखने खोजोगे तो स्ट्रेच तुम्हारा सिलेरी मसल्स काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ना ही तुम सामने का देख पाओगे, ना ही एकदम दूर का देख पाओगे, बस बीच का मीडियम तुमको कुछ बहुत चीज़ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। प्रेस बायोपिया जनरली किसके कारण होता है, एजिंग के कारण, ठीक है। तो देख लो, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एजिंग। देख लो, एज के साथ क्या होता है, हमारा जो आई लेंस का एकोमोडेट करने का जो कैपेसिटी है वो घट जाता है, ठीक है। तो इसका नियर पॉइंट क्या चला जाता है, दूर चला जाता है, ठीक है। नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर चला जाता है, और फार पॉइंट भी थोड़ा सा सामने आ जाता है, समझ ना। इसमें ये है, हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर चला जाता था, लेकिन उसका फार पॉइंट ठीक रहता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, नियर पॉइंट थोड़ा सा दूर जा रहा है और फार पॉइंट भी थोड़ा सा नज़दीक आ जा रहा है, जिसके कारण ना तुमको दूर का क्लियर दिखाई दे रहा है ना सामने का, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं, मतलब एक ऐसा चश्मा जिसमें दोनों लेंस हो, ठीक है, कन्वेक्स भी हो और कनकेव भी हो, समझे कि नहीं, ठीक है। तो जब सामने का देखना रहेगा तो क्या करेगा, कन्वेक्स यूज़ करेगा। नीचे में चांद जैसा देखना होगा, कोई कोई बुढ़ा लोग का में बना हुआ रहता है चश्मा में, है ना। तो वो क्या दिखाता है, कन्वेक्स मतलब सामने का चीज़ को फोकस कर रहा है, और कनकेव ऐसे करके देखेगा तो वो क्या चीज़ का कर रहा है, दूर का चीज़ को, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग डिफेक्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन समझ गए हो गया आई थिंक। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ ना। मिनिमम पॉइंट हम लोग का क्या होता है, नियर डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी, ठीक है। फिर पर्सन मायोपिया से अगर सफ़र कर रहा है तो वो 1.2 मीटर से दूर का चीज़ को नहीं देख पा रहा है, ठीक है। व्हाट शुड टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस भी यूज टू रिस्टोर पावर, कैसा लेंस यूज करेगा, मायोपिया है तो कनकेव, ठीक है। फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना होता है, 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट इन्फिनिटी, यही चीज़ को लिखना है। स्टूडेंट को डिफिकल्टी होता है ब्लैक बोर्ड पढ़ने में वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट, डिफेक्ट क्या हो सकता है इसका, मायोपिया। इसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, कनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे रुको 2 मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि क्या तुम जानते हो कि हमारा आँख हम लोग के मरने के बाद भी क्या होता है, 6 घंटा तक जिंदा रहता है ना। लगभग 35 मिलियन पीपल जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में वो लोग अंधा है, ठीक है। तो तुम लोग क्या कर सकता है, उन लोग को हेल्प कर सकता है, ठीक है। जाने के बाद अपने में इस दुनिया से चले जाओ तो किसी को क्या दे के जाओ, रोशनी दे के जाओ। क्या लगभग 4.5 मिलियन को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम लोग कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन, मतलब उसका कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करके हम लोग मतलब डोनेटेड आई से हम लोग ठीक कर सकते हैं, ये बता रहा है, ठीक है। तो 60% आर चिल्ड्रेन बिलो दी एज ऑफ 12, और इसमें से जो 60% है वो 12 साल से क्या है, कम, मतलब बचपन ही से उन लोग को ब्लाइंडनेस हो गया है, ठीक है। तो आई डोनर अगर कौन कौन हो सकता है, उसमें क्या क्या बीमारी नहीं होना चाहिए, ये सब के बारे में यहाँ पे डिटेल थोड़ा सा बताया गया है कि आई डोनर जो हो सकता है वो कोई भी एज का हो सकता है, और कोई भी मेल या फीमेल कोई भी डोनेट कर सकता है। मतलब ये पर्टिकुलर नहीं है कि मेल लोग ही डोनेट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पीपल हु यूज स्पेक्टिकल, जो लोग चश्मा पहनता है, ठीक है, और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरेक्ट, मतलब जो लोग कैटरेक्ट का मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुका है, ठीक है, इन लोग भी आँख को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। जो डायबिटिक है, ठीक है, या फिर जिनको हाइपरटेंशन, अस्थमा ये सब है, ये सब भी डोनेट कर सकता है। बस उसको एक कंडीशन क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होना चाहिए। कैसा डिजीज़ नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज़। जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ होगा वो डोनेट
नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आई को जब कोई आदमी मरता है तो उसके 5 घंटा के अंदर क्या करना है, 4 से 6 घंटा के अंदर डोनेट करवाना है, ठीक है, समझ रहे हो ना। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक, तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, जो सबसे नज़दीकी आई बैंक है उसको क्या करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा ना। और आई रिमूवल में मात्र लगभग कितना टाइम लगता है, 10 से लेके 15 मिनट, ठीक है। इट इज़ सिंपलेस्ट प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, सिंपलेस्ट प्रोसेस है ना, ठीक है। और इसमें क्या होता है बाबू, सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट, ठीक है। पर्सनस हु वेयर इन्फेक्टेड और डाइड बिकॉज ऑफ एड्स वगैरह, ये सबसे बीमारी से जो लोग मरा है, ठीक है, इन लोग डोनेट नहीं कर सकता। ये सब बात बता रहा है आई डोनेशन के बारे में। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, मतलब प्रिज्म के थ्रू हम लोग क्या चीज़ को पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन। तो देखो रिफ्रैक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में। रिफ्रैक्शन क्या होता है बाबू, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो क्या होता है, बेंड कर जाता है। और ये जो बेंड करने का जो घटना है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसके थ्रू देखेंगे, प्रिज्म के थ्रू। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। प्रिज्म के थ्रू क्या देख रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। इसमें मेन बात को याद रखना है। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इस इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये समझो कि एक प्रिज्म कैसा होता है पता है ना, प्रिज्म में 2 पोर्शन रहता है ट्रेंगल, और 3 गो रहता है पोर्शन क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये ट्रेंगुलर पोर्शन को ऐसे रखा है और इधर से लाइट को क्या कर रहा है, पास कर रहा है। मतलब ये समझो ट्रेंगल को ऐसे रख दिया और इधर क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, वहाँ पे क्या कर रहा है, लाइट को स्ट्राइक करवा रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो सरफेस है, ठीक है, इसके मतलब ये सरफेस किसका है, प्रिज्म का सरफेस है। तो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा, मतलब ये सरफेस के जो परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसके बाद एंगल क्या हो जाएगा दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम कहने का मतलब प्रिज्म में, ठीक है। प्रिज्म में इंटर करेगा, तो इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाएगा क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा। तो बेंड किधर होगा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो देख लो ये हमारा मीडियम क्या है, हवा है। तो ये हमारा रेरर मीडियम है, कैसा मीडियम है, रेरर। और ये हमारा है डेंसर मीडियम। तो जब भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम की ओर जाता है तो ये बेंडिंग किधर की ओर होता है बाबू, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो देख लो ये सीधा जा रहा है लेकिन सीधा नहीं होकर नॉर्मल के देखो थोड़ा सा करीब आ गया ना, देखो नॉर्मल से दूर नहीं ना गया बाबू, नॉर्मल के करीब आया। तो ये है इसका पाथ, मतलब इस पाथ को ये क्या किया, फॉलो किया, ठीक है। फिर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर मीडियम में चेंज आ रहा है। तो इसको सीधे जाना चाहिए था लेकिन सीधे नहीं जाके ये क्या हो गया, नॉर्मल से दूर चला गया। दूर क्यों गया, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से किधर क्यों जा रहा है, रेरर। तो जब भी लाइट डेंसर से रेरर क्यों जाता है तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर चला जाता है, और रेरर से डेंसर तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाता है ना, ठीक है। ठीक, तो ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसी टाइप से ये नॉर्मल और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देख लो इंसिडेंट रे है ये वाला, ये जो रे है ये तुम्हारा क्या है, EF रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो बाहर निकला उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। और ये प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये याद रहेगा, ठीक है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद हम लोग को देखना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वाला एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ठीक है। देखो ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एंगल ऑफ इमर्जेंस। इमर्जेंस मतलब जो रे ऑफ लाइट बाहर निकला है, ठीक है, उसके और बाहर वाले जो सरफेस है उसके साथ जो नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये रे क्या है, नॉर्मल है, और ये एंगल ऑफ, ये इमर्जेंट रे है ना। तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। देखो एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखो हुआ क्या, ये लाइट को इधर जाना था, इधर जाता तो ये सीधे इधर चला जाता, लेकिन ये एक्चुअल में किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। तो इतना ज़्यादा ये डायरेक्शन क्या कर रहा है, पाथ को भटक गया, भटक नहीं, डेविएट हुआ कि नहीं, ठीक
ठीक है। तो ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो देख लो, ये इसको इधर जाना था लेकिन ये किधर गया, इधर गया ना, तो इतना जो एंगल बना है, ये जो एंगल डी बन रहा है, ये इतना अपना रास्ता से क्या हो गया, भटक गया, इसीलिए इसको डेविएट हो जाना, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब ये अपना रास्ता से ये पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो गया, भटक गया, ठीक है। इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो ये था तुम्हारा रिफ्लेक्शन थ्रू क्या, प्रिज्म, ये हम तुमको करा चुके थे। इसका पूरा डिटेल यहीं पे दिया हुआ है, तो तुम लोग ये डायग्राम अच्छे से क्या करेगा, बना लेगा, ठीक है। डायग्राम अच्छे से क्या करोगे, बना लोगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ना, ग्लास प्रिज्म से डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट ना। तो इसमें हम लोग के कौन से सर थे, न्यूटन सर ना। वो क्या देखे थे कि जब वाइट लाइट को हम लोग पास कराते हैं प्रिज्म से, तो हम लोग को एक बेंड मिलता है 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स का। 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स का क्या मिलता है, बेंड, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो देख लो, ये जो बेंड मिलता है वो इस ऑर्डर में रहता है, वी विग्योर, वी फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, इसी ऑर्डर में रहता है। इसी बेंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ये याद रखना, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक। तो ये क्यों होता है, क्या बताया था हम तुमको, वेवलेंथ वगैरह का पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट बताया था ना। जैसे कि हम लोग का जो लाइट है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर से बना हुआ है ना जी, ठीक है, जो कि क्या है, वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसका सबका क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अलग अलग होता है। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चूँकि अलग अलग है, तो जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाएगा, ठीक है, तो ये अलग अलग एंगल से क्या होगा, बेंड करेगा, ठीक है। इसका बेंडिंग का एंगल क्या होगा, अलग अलग होगा। और अलग अलग एंगल से बेंड करने के कारण क्या होता है, ये सारा जो लाइट है वो अलग अलग स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। रेड कलर और ऑरेंज कलर सब अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग अगर हो गया तो हम लोग को एक बेंड दिखाई देगा, अलग अलग कलर का दिखाई देगा ना हिमांशु बाबू, ठीक है। तो यही है इसका मेन फंडा, ठीक है। तो देख लो, वाइट लाइट क्या होता है, 7 कलर्स में क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है, ठीक है, बाय अ प्रिज्म, किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। तो ये कलर्स हम लोग को क्यों मिलता है, क्योंकि जो लाइट है वो 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर से मिलके बना हुआ है, मतलब ये यही दिखाता है कि वाइट लाइट क्या चीज़ से बना हुआ है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से। तो रेड लाइट जो होता है वो सबसे कम डेविएट होता है, ठीक है, इसीलिए रेड लाइट हमेशा ऊपर में दिखाई देगा, ठीक है। उसका बेंडिंग क्या होता है, सबसे ज़्यादा कम, ठीक है। इसीलिए तुम देखा होगा कि जैसे कि कहीं पे डेंजर उंजर का साइन है या फिर रेलवे को स्टॉप करने का जो सिंबल वगैरह रहता है वो जनरली रेड कलर से दिखाई देता है, क्योंकि रेड कलर डेविएट कम होता है। डेविएट मतलब अपने रास्ता से भटकता कम है, ठीक है, जल्दी भटकता नहीं है, ठीक है। तो रेड कलर हम लोग को दूर से भी दिखाई देता है, ठीक है। तुम नहीं देख रहा आसमान का कलर तुमको ब्लू क्यों दिखाई देता है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, ठीक है। तो देखो, इजाक न्यूटन देखो और एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें क्या किया था, वाइट लाइट को लिया, एक प्रिज्म से पास कराया, तो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, स्पेक्ट्रम हम लोग को मिल गया, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा प्रिज्म लिया, ठीक है, और ये क्या सोच के लिया था पता है, कि ये लाइट और हो सकता है कि स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया, वो वापस से क्या हो गया, वाइट लाइट बन गया था, ठीक है। तो मतलब ये इससे यही पता चलता है कि ये जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स है इसको और फर्दर हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। और यही 7 कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलकर हमारा वाइट लाइट बना है, ठीक है। ये सारा बात यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। फिर रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है ना, ठीक। तो देख लो, रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि स्काई में जस्ट रेनबो के बाद अपीयर होता है ना। इट इज़ काउज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, किसके कारण काउज होता है बाबू, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, मतलब वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स होता है, वहाँ पे सनलाइट क्या करता है, इंटर करता है, इंटर करेगा तो रिफ्लेक्ट किया, सबसे पहले क्या किया, रिफ्लेक्ट, देखो इंटर किया और क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है, इंटरनली रिफ्लेक्ट, देखो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पे मिरर जैसा काम कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर वापस से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। तो इधर जैसे कि इधर अगर सनलाइट है तो हम लोग को इधर में रेनबो दिखाई देता है, मतलब सनलाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को रेनबो हमेशा दिखाई देता है, ठीक है, ठीक। दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इंटरनली, देख लो यही बोल रहा है। सबसे पहला क्या होता है, इसमें 3 फिनोमिना होता है। सबसे पहले रिफ्रैक्ट, क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट, फिर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, रेनबो ऑलवेज फाउंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ सन, सन के हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में
बनता है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक लाइक स्मॉल प्रिज्म, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स छोटा छोटा प्रिज्म के जैसे काम करता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा ड्रॉपलेट्स रहता है, ठीक है, जो फर्दर कंबाइन करके एक बड़ा सा रेनबो का स्ट्रक्चर हम लोग को देता है, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, ठीक। तो हम लोग के आंख में क्या होता है, अलग अलग कलर दिखाई देता है ना, क्योंकि ये डिस्पर्स हो चुका है, ठीक है। अलग अलग एंगल से बेंडिंग हुआ लाइट का, तो क्या हो गया, अलग अलग कलर अलग अलग हो गया, तो हम लोग को अलग अलग कलर इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ये डिस्पर्स हो गया, स्पेक्ट्रम बना, ठीक है। और ऐसा ऐसा बहुत सारा रेनड्रॉप्स के द्वारा स्पेक्ट्रम बना, तो ओवरऑल में एक बड़ा रूप ले लेता है क्या जी का, रेनबो का, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो हवा है, कहीं पे कभी गर्मी रहता है, कहीं पे कहीं कभी क्या होता है, ठंडा रहता है। हवा एक फिक्स नहीं है उसका मीडियम, ठीक है। उसका जो कहने का मतलब टेम्परेचर है या फिर डेंसिटी है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। अब डेंसिटी अगर चेंज होगा, ठीक है, डेंसिटी चेंज होगा तो लाइट का बेंडिंग का रेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। देखो यहाँ पे बोल रहा है बाबू कि अपेरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू ट्यूबलेट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर। तुम देखा होगा रे, कभी कहीं पे गर्म हवा अगर निकल रहा है, कैसा हवा निकल रहा है, गर्म हवा, कैसा हवा निकल रहा है, गर्म हवा, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे झिलमिलाता हुआ थोड़ा दिखाई देता है, ठीक है। या फिर गर्मी के दिन में तुम दूर का चीज़ को देखोगे तो थोड़ा लग रहा है कि लू चल रहा है, इस टाइप से दिखता है, ऐसे ऐसे वेव टाइप से दिखता है। तुम कभी ऑब्जर्व किए हो दूर का चीज़ को, हम किए हैं बचपन में, ठीक है, ठीक है। ऐसे लगता है कुछ लू चल रहा है। फिर तुम एक और चीज़ देख सकते हो, रूम हीटर वगैरह अगर घर में यूज़ करोगे, ठीक है, तो रूम हीटर पे कोई लाइट को मारना और उसका शेडो को देखना, ठीक है। शेडो में तुमको छाया में ऐसे भाप बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ठीक। तो ये क्यों हो रहा है, ये जो फ्लिकरिंग हो रहा है, ये मीडियम में चेंजेस के मतलब मीडियम का जो डेंसिटी है, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। इसके कारण बेंडिंग अलग अलग रेट से हो रहा है, ठीक है। बेंडिंग अलग अलग रेट से हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट कभी समझो कि जैसे कि हवा ही से हम हवा के थ्रू क्या देख रहे हैं, किसी भी स्विच बोर्ड वगैरह जो भी चीज़ है उसको देख रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है अभी गर्म हवा है, थोड़ा देर बाद बहुत ज़्यादा ठंडा हवा आ जाए, ठीक है। और ऐसे बार बार अगर चेंज होने लगे तो कभी हमको यहाँ पे दिखाई देगा, कभी थोड़ा सा ऊपर में दिखाई देगा, ठीक है। फ्लिकरिंग हम लोग को दिखाई देगा क्योंकि मीडियम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीडियम में चेंज होगा तो हमारा उसका जो पोजीशन है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसे ही फिनोमिना हम लोग देखते हैं फ्लिकरिंग के कारण, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे वही बता रहा है कि क्या हो जाता है, एयर जस्ट अबव दी फायर बिकम्स हॉटर देन दी फर्दर। तो देखो हवा जो आग के ऊपर रहता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होगा तो गर्म हवा क्या होता है, एक्सपेंड करता है, उसका डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया। और आसपास का क्या है, हवा बाद बाकी बाहर का क्या है, थोड़ा ठंडा है उसके कंपेरेबल में, ठीक है। तो हॉटर एयर क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है, ठीक है, कूलर एयर से। इट इज लेस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा कूलर एयर से, ठीक है। तो फिजिकल कंडीशन जो होता है मीडियम का चेंज होते रहता है, इसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अगर दूर में है तो उसका अपेरेंट पोजीशन जो है वो चेंज होते रहता है। मतलब कभी हमको यहाँ पे दिखाई दिया, कभी थोड़ा सा इधर दिखाई दे देगा, समझा, ठीक। एज सीन थ्रू दी हॉट एयर फ्लक्चुएट्स, दिस वेवरिंग इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये जो फ्लक्चुएशन हम लोग को दिखाई देता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देता है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस वेवरिंग इज द एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये जो वेवरिंग है, ठीक है, ये जो मतलब झिलमिलाहट जो है, कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट कभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कभी वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये किसका फिनोमिना है, ये इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। किसका इफेक्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, ठीक है, ऑफ लाइट बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर का हमेशा सब जगह का इन्वायरमेंट सेम नहीं ना रहता है जी, वेदर चेंज होते रहता है, कहीं पे ज़्यादा हीट कभी पड़ा, कहीं पे कम पड़ा, ठीक है। इसके कारण उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी क्या होता है, चेंज होता है। कभी किधर से हवा चला दिया तो वहाँ का हवा गर्म था वो ठंडा हो गया, होता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का एक पहला फिनोमिना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स हम लोग को कैसे दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है ना। ये चीज़ हमको लगता है तुम अभी समझ गए होगे जो कॉन्सेप्ट दिए उसके कारण, ठीक है। मीडियम चेंज हो रहा है, स्टार कभी यहाँ दिखाई दे रहा है, कभी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके कारण कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को हो सकता है कि हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से स्टार्स दिखाई ही नहीं दे, ठीक है। तो इससे हम लोग को स्टार्स लगेगा कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं ट्विंकलिंग ना, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसके कारण होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। स्टार लाइट जो आ रहा है हम लोग तक, उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है। कहने का मतलब मीडियम में चेंज हो रहा है, तो कभी स्टार का लाइट यहाँ पहुँच रहा है, कभी वहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, कभी दिखाई दिया हमको, कभी दिखाई नहीं दिया, ठीक है। देखो स्टार लाइट एंटरिंग दी अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्लेक्शन कंटिन्यूसली।
कंटिन्यूसली क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है तब ये हमारे आँख तक पहुँचता है, ठीक है। चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब देखो हवा क्या है, एक फिक्स नहीं है, हमारा मीडियम हवा फिक्स है क्या, नहीं ना, इसका मीडियम क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसके वजह से देखो सिंस द एटमॉस्फेरिक बेंड्स स्टार लाइट टुवर्ड्स दी नॉर्मल, अब देखो कहाँ से आ रहा है, वैक्यूम से लाइट आ रहा है, कहाँ पे, हवा में, तो रेयर से डेंसर की ओर आया, रेयर से जब भी लाइट डेंसर की ओर आएगा तो लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा टुवर्ड्स दी नॉर्मल, किधर की ओर बेंड करेगा, नॉर्मल की ओर, ठीक है। तो इसका देखो अपेरेंट, तो देख लो यहाँ पे बोल रहा है स्टार लाइट बेंड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, अपेरेंट पोजीशन ऑफ दी स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दी एक्चुअल पोजीशन, तो इसका जो एक्चुअल पोजीशन होता है और जहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है वो दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, ठीक ना, समझे कि नहीं, मतलब जहाँ पे दिखता है वहाँ पे स्टार एक्चुअल में नहीं होता है, उससे थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है, इस चीज़ को बोलना चाह रहा है ये, समझा कि नहीं, ठीक। बट कीप्स चेंजिंग, तो देखो बट फर्दर अपेरेंट पोजीशन जो होता है वो फिक्स नहीं होता क्योंकि हमारा मीडियम फिक्स नहीं है, मीडियम में क्या है, डायनेमिक नेचर का है, मतलब कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंज होते रहता है, ठीक है, जिसके कारण फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी एज was the case in previous paragraph, since the star is very distant they approximate point size, तो हमारे लिए क्या है, पॉइंट साइज का सोर्स है, ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट इज द पाथ ऑफ रेज, लाइट जो आ रहा है उसका पाथ क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ये बात हम बता चुके हैं, बस उसी को पढ़ा दे रहा है ना। द अपेरेंट पोजिशन इसके कारण क्या होता है, फ्लक्चुएट्स करता है, क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, तो अपेरेंट पोजीशन फ्लक्चुएट करेगा तो हम लोग को स्टार कभी यहाँ दिखाई देगा कभी वहाँ दिखाई देगा ना जी, ठीक ठीक, इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग, क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग, ठीक है। अब देखो, अब तुमको बोलेगा कि प्लैनेट भी दूर में रहता है, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है, तो तुम क्या जवाब दोगे, क्योंकि प्लैनेट का साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो बड़ा होता है तो जब रिफ्लेक्शन इधर उधर थोड़ा बहुत होता है तो ओवरऑल में क्या होता है, वो ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ओवरऑल में हम लोग को जो प्लैनेट होता है वो चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि स्टार्स के कंपैरिजन में प्लैनेट क्या है, बहुत नज़दीक है, ठीक है, तो उसका साइज हम लोग को क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है ना। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू कंसिडर अ प्लैनेट एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, प्लैनेट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अब उसमें से एक आध लाइट अगर इधर उधर हो जाएगा तो हमको प्लैनेट का नहीं दिखाई देगा ना रे, बाकी तो आखिर सोर्स ऑफ लाइट से आएगा ना लाइट, यही चीज़ को समझाना चाह रहा है। द टोटल वेरिएशन जो होता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम द आई पॉइंट साइज सोर्स विल बी एवरेज टू बी जीरो, मतलब जो वेरिएशन हो रहा है वो लगभग जीरो का वेरिएशन हो जाता है एवरेज में, इसके कारण हम लोग को ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखाई देता है किसमें, प्लैनेट में, लेकिन दिखाई देता है किसमें, स्टार्स में, समझे, क्योंकि स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर में है, ठीक है। फिर क्या क्या है, फिर हम थोड़ा देर में जिक्र करेंगे, अभी अब रहने देते हैं ना, चलो करो इतना।